वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, इसको आराम से सुन लेते हैं, तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे आसानी से कर लेंगे। और जैसे ये वीडियो समाप्त होगी आपके पास ढेर सारा कंटेंट होगा लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कविता का नाम है छोटा मेरा खेत और इस कविता के कवि का नाम है उमा शंकर जोशी। क्लियर हो गया? आप लोगों के सिलेबस में उमा शंकर जोशी जी की दो कविताएं, एक तो है बगुलों के पंख और दूसरी कविता है छोटा मेरा खेत। इस कविता से पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था और बहुत ही छोटी कविता है, आसान कविता है। क्लियर हो गया? तो यह कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है? उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी जी के आप लोगों के सिलेबस में दो कविताएं हैं, बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू भी आने, 40 एमसीक्यू आने, तो आप लोगों को यह याद रखना है। क्लियर हो गया? तो छोटा मेरा खेत कविता के कवि का नाम है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी याद हो गया? अब इस कविता में क्या बताया गया मैं आपको पहले शॉर्ट में थीम बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर समझने में आसानी हो। कई बार थीम से ही प्रश्न आ जाता है और वो प्रश्न हर जगह सूट होता है। देखो समझो, इसमें कवि ने ना एक कवि की तुलना पता किससे की है? किसान से की है। इस कविता में कवि ने खुद को किसान माना है कि कवि और किसान सेम होते हैं। अब कैसे होते हैं सेम वो भी मैं बताऊंगा कि एक कवि जो काम करता है किसान भी वही काम करता है। तो बेसिकली किसान और कवि एक ही जैसी प्रोसेस से गुजरते, दोनों के सेम काम है। अब आप बोलोगे सर कवि और किसान में तो बहुत डिफरेंस होता है, कहां एक फार्मर हो गया, कहां एक पोएट हो गया। अब मैं बताऊंगा दोनों में सिमिलैरिटी कैसे। देखो ढंग से समझो। ये देखो, ये है एक खेत, ये क्या है? एक खेत है। क्लियर है? और ये है कागज का पन्ना। अब दोनों में भी सिमिलरिटी देख लो। कवि ने क्या है? कवि ने खेत को कागज का पन्ना बोला है क्योंकि जब कवि खुद को किसान बोल रहा है तो किसान कहां काम करता है? खेत में तो काम करता है। और कवि किस पर काम करता है? कागज के पन्ने पर। तो देखो दोनों की शेप भी सेम है, कागज हो गया और खेत हो गया, चौकोर हो गए, दोनों लगभग लगभग मिलते जुलते हैं मतलब। तो ये हो गया खेत, ये हो गया पन्ना। अब खेत में काम कर रहा है किसान, समझो, और पन्ने में कौन काम कर रहा है? कवि। तो कवि खुद को किसान मान रहा है, ठीक है, और खेत को कागज का पन्ना मान रहा है। यानी कि कागज का पन्ना इक्वल टू खेत और किसान इक्वल टू कवि। क्लियर हो गया इतना कि जो कागज का पन्ना है वो खेत के समान है और जो कवि है वो किसान के समान है। अब कैसे? देखो क्या होता है खेत में, क्या होता है? दूर से आंधी आती है, यह आंधी आ रही है, यहां आंधी आ रही है और यह आंधी अपने साथ एक बीज लाई और बीज खेत में गिर गया। आंधी अपने साथ एक बीज लाई और बीज खेत में गिर गया। अब कवि के मन में भी एक आंधी आती है, लेकिन यह आंधी पता किसकी आंधी है? विचारों की आंधी। कवि कविता लिखता है ना, वो कविता कैसे लिखता होगा? पहले उसके मन में ढेर सारे क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स, और फिर उनमें से वो एक थॉट को इस कविता में लिख देता है। एक ही थॉट पर तो कविता बनती है, एक कविता में एक ही थीम तो होती है। क्लियर हो गई बात? तो इतना समझ में आ गया क्या हुआ? देखो यहां पे किसान कवि एक हो गए, डन, और जो ये खेत है और कागज का पन्ना वो एक हो गए। अब क्या हुआ? दूर से आंधी आई, वो अपने साथ एक बीज लाई और खेत में गिर गया। इधर कवि के मन में भी विचारों की आंधी आई, बहुत सारे विचार आए, लेकिन उसने एक विचार को कागज पर लिख दिया। डन। अब क्या होता है? अब आगे देखो। अब इस ये क्या होगा? ये जो बीज बोया है ना, इसमें अंकुर फूटेंगे, बीज में अंकुर फूटते। यहां भी जो कवि ने एक विचार लिखा उसमें शब्द के अंकुर फूटेंगे। कवि शब्दों में तो लिखेगा उसे, तो इसमें भी शब्द के अंकुर फूटे, यहां बीज में अंकुर फूटे। अब क्या हुआ? यहां पर पेड़ लग गया, बड़ा हुआ है। अब ये बड़ा होकर क्या है? पेड़ लग गया।
ठीक है, और ये कविता भी क्या हो गई, बड़ी हुई और ये कविता बन गई। अब जब उन्होंने ढेर सारे शब्द लिखे 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 तो जैसे ये बीज तो बड़े होकर क्या बनेगा, एक पेड़ बन जाएगा ना, फूल का, फल का, जिसका भी। यहां जब ढेर सारे शब्द कवि लिख देगा तो वो एक क्या बन जाएगी, वो एक कविता बन जाएगी। डन। और फिर क्या होगा, इसमें फल फूल लगेंगे। क्लियर हो गई बात, इसमें क्या लगेंगे, फल फूल लगेंगे। और यहां भी क्या है, अब कविता पढ़कर भी लोगों को क्या आएगा, इसमें भी फल लगेंगे, लेकिन इसमें खाने वाले फल नहीं लगेंगे, इसमें आनंद के फल लगेंगे। क्यों? क्योंकि कविता पढ़कर लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। डन। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, अब ये तो सिमिलैरिटी हो गई, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो फसल होती है ना वो एक समय के बाद कट जाती है। कोई पेड़ हो, कोई फल का पेड़ हो, फूल का पेड़ हो, वो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कविता है वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। कविता कहां बदलेगी, कविता तो कभी ना कभी तुम्हें मिलेगी। पेड़ तो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा, चाहे वो वहां पर दोबारा फिर से आ जाए, है ना, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा 12 महीने। कुछ समय आएगा जब वो समाप्त जरूर होगा, चाहे कुछ साल बाद। लेकिन जो कविता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो कविता की कटाई कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन फसल की कभी ना कभी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो ये तो प्रोसेस हो गई, आप समझ गए होंगे। कवि ने स्वयं को एक किसान माना है ना, और जो कागज का पन्ना है उसको खेत माना है। अब खेत में क्या होता है, दूर से विचारों की आंधी आती है, विचारों की नहीं आती, सॉरी, खेत में एक नॉर्मल आंधी आती है, एक आंधी आती है जो अपने साथ बीज लाती है। और कवि के मन में विचारों की आंधी आती है और कवि एक विचार को बो देता है। जैसे वहां भी आंधी आई, एक बीज खेत में गिर गया, कवि के मन में विचारों की आंधी आई और उसने एक विचार को क्या है, कागज पर उतार दिया। फिर उस बीज में अंकुर फूटे, यहां पेज में भी शब्द के अंकुर फूटेंगे। ठीक है, वहां उसमें फल लगे, यहां कविता में आनंद के फल लगे। लेकिन वहां की कटाई होने के बाद उस चीज का महत्व समाप्त हो गया फसल का, और कविता की कटाई कभी नहीं होती है। कविता युगों युगों तक अमर हो जाती है, उसके फल लोग हमेशा प्राप्त करते हैं, मतलब उसका आनंद हमेशा ले सकते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं। देखो, पहला प्रश्न वैसे ही जो मैंने अभी आपको पूरी समरी बताई। देखो, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ है, मतलब जो खेत है ना चौकोना, उसको कागज का पन्ना क्यों बोला गया है, वही सिमिलैरिटी बतानी है आपने। या कवि ने खेत की तुलना कागज के पन्ने से क्यों की है। देखो, मैंने यहां पर 5 प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न अलग हो सकते हैं, आंसर सेम है, इसलिए आप पांचों पढ़ लेना। फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जो मैंने बाकी के 3 लिखे हैं, सबका आंसर सेम है। ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है और मेन आंसर है। देखो, तो आप लिखना, पॉइंट में लिखना। देखो, सिंपल है, कवि ने कवि कर्म की तुलना किसान कर्म से की है, या इसको लिख सकते हो, कवि ने कवि के काम की तुलना किसान के काम से की है, या ये भी लिख सकते हो, कवि ने स्वयं को किसान माना है। ये तो और इजी है, कवि ने स्वयं को किसान माना है। क्लियर हो गया। उसके बाद लिख देना, जब खेत में बीज, पानी और खाद को डाला जाता है तब फसल होती है। बिल्कुल सही बात है, जब खेत में बीज, पानी और खाद को डाला जाता है तब फसल होती है। वैसे ही जब कागज पर कल्पना और विचार डाले जाते हैं तब कविता बनती है। सही बात है। कविता कैसे बनेगी, तुम उसमें अपने थॉट भी लिखोगे और अपनी इमेजिनेशन को भी यूज करोगे। तो क्या है, जब खेत में, पहले मैंने क्या बोला, कवि अपने आप को क्या मानता है, किसान मानता है, ये बोला ना, कवि अपने आप को किसान मानता है और खेत को कागज का पन्ना मानता है। रट्टा मान लो, कवि अपने आप को किसान मानता है और खेत को कागज का पन्ना मानता है। डन। फिर मैंने क्या बोला, खेत में बीज, पानी और खाद डाला जाता है तब फसल होती है। खेत में बीज, पानी और खाद डाली जाती है तब फसल होती है। वैसे ही कवि जब अपने विचार और कल्पना का प्रयोग करता है तब कविता बनती है। वैसे ही जब कवि अपने विचार और कल्पना का प्रयोग करता है तब कविता बनती है। और फसल कैसे बनती है, जब कवि खेत में बीज, खाद और पानी डालता है। ये अपने आप लैंग्वेज में लिखना है, बस समझना है। और फिर लिख देना, कवि कहता है कि फसल का आनंद कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन कविता का आनंद हमेशा के लिए रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। फसल जैसे कट जाएगी उसका आनंद समाप्त हो जाएगा, लेकिन कविता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। बस, तो यही पहले क्वेश्चन का आंसर और मेन समरी भी है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं को बताया है। इसमें कविता के बारे में लिखना है। अक्षय पात्र क्या है समझो। अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन था
ये कहते हैं कि ये द्रौपदी के पास था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। क्लियर है? ऐसे कहते हैं कि ये जो बर्तन था ना, ये द्रौपदी के पास था और उसमें से ना कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। तो ये बात कविता के रिगार्डिंग बोली गई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें वही लिखना है कि कविता का आनंद क्या नहीं होता। जैसे अक्षय पात्र बर्तन से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था, वैसे ही कविता से उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। कविता तो युगों युगों के लिए अमर हो जाती है, कविता युगों युगों तक याद रखी जाती है। कविता को आप कभी भी पढ़ सकते हो, कविता का आनंद आप कभी भी ले सकते हो। वही बात है। तो आंसर मैंने पहले ही बोल दिया। देखो, रस का अक्षय पात्र कवि की रचना को कहा गया है, मतलब कविता को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कविता का आनंद कभी क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो पहले आप लिख देना रस का अक्षय पात्र कविता को कहा गया है, और फिर आप लिख देना मैंने आपको बता दिया है। कवि कहना चाहता है कि फसल का आनंद तो एक समय के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे फसल कटती है उसका आनंद समाप्त हो जाता है, लेकिन कविता का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। वो युगों युगों तक याद रखी जाती है, युगों युगों तक अमर हो जाती है, उसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो यही है। और इसमें आप अक्षय पात्र के बारे में भी जोड़ सकते हैं कि अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन था जिसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। वैसे ही कविता का आनंद भी फिर वही बात लिखनी है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंधड़ और बीज क्या है। इस कविता में दो वर्ड यूज हुए, एक अंधड़ और एक बीज। अंधड़ का मतलब होता है वही विचारों की आंधी। कवि के मन में विचारों की आंधी तो आती है। और बीज का मतलब हो गया एक शब्द। मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन मैं सब विचारों को थोड़ी लिखूंगा, मैं एक विचार को शब्द के माध्यम से लिख दूंगा। कविता का टाइटल कितना छोटा होता है और कविता कितनी बड़ी होती है। जैसे हमने पढ़ी उषा कविता, अब यही कविता है, ठीक है, कितनी छोटी छोटी कविता के टाइटल होते हैं। ठीक है, फसल हो गया, उषा हो गया, उत्साह हो गया, बादल राग हो गया, पतंग हो गया। तो पतंग भी एक शब्द है पतंग, लेकिन कितनी बड़ी कविता है वो। तो वही है कि तो अब इसमें क्या लिखोगे, अंधड़ का अर्थ है विचारों की आंधी और बीज का अर्थ है शब्द। फिर वही बात लिखनी है, याद रखो इसे। अंधड़ का मतलब है विचारों की आंधी और बीज का अर्थ है एक शब्द। मेरे मन में बहुत सारे विचारों की आंधी आती है, कवि के मन में ढेर सारे विचार आते हैं, लेकिन वो सारे विचारों पर कविता नहीं लिखता, वो एक विचार पर कविता लिखता है। देखो नीचे वही बात है। जब कवि के मन में, समझ गए आप, अंधड़ का मतलब है विचारों की आंधी और बीज का मतलब है एक शब्द। उसके बाद लिखना, कवि के मन में विचारों की आंधी आती है तो वह शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है। और बाद में यह रचना बन जाती है और इसका रस कभी समाप्त नहीं होता। तो वही है, कवि के मन में ढेर सारे विचार आते हैं, फिर वो उन विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है और फिर वो बाद में कविता बन जाती है और उसका रस कभी समाप्त नहीं होता, वो अमर हो जाती है, युगों युगों तक याद रखी जाती है। वही बात है घुमा फिरा के। अगला है व्याख्या करें। इनका मीनिंग बताना है आपने, इसका भाव बताना है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसमें वही वाली बात है कि जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो वो बीज से बाद में अंकुर फूटते हैं और वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ऐसे ही कवि के मन में भी जब क्या है, विचारों की आंधी आती है तो वो एक विचार बोता है, एक शब्द लिखता है और बाद में वो कविता बन जाती है, लेकिन उसका रस कभी क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। वही बात है इसमें, देखो घुमा फिरा के। जब कवि के मन में विचारों की आंधी आती है तो वो शब्दों के द्वारा अपने विचारों को लिखता है और बाद में वो कविता बन जाती है। हम उस कविता को कभी भी पढ़ सकते हैं, उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। वही बात है, देखो कुछ घबराने वाली बात नहीं। यही मैंने पहले प्रश्न में भी बताया कि कवि के मन में क्या होता है, ढेर सारे विचारों की आंधी आती है और वो शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। क्लियर हो गई बात? और बाद में वो क्या बन जाती है, कविता बन जाती है और फिर वो युगों युगों के लिए अमर हो जाती है। फसल का आनंद तो समाप्त हो जाता है, लेकिन कविता का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। तो सब लिख सकते हो। अगला वही है, अगला भी वैसा ही कुछ है। रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। रोपाई क्षण की का मतलब क्या है, कवि के मन में ना ढेर सारे विचार आए तो उसने एक विचार पर कविता लिख दी, उसने एक विचारों को लिखने में बहुत कम समय लगाए। रोपाई क्षण की लेकिन कटाई अनंतता की, यानी कि कवि को एक कविता लिखने में शायद कुछ समय लगाओ, लेकिन अब उस कविता का आनंद लोग क्या है, जीवन भर के लिए ले सकते हैं। यानी कुछ समय की मेहनत का फल आपको जीवन भर के लिए मिलता है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में भी एक महीना अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो जीवन भर के लिए हो गया।
तो इसमें वही लिखना है। देखो, कवि कहना चाहता है कि कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता है, कविता हमेशा के लिए अमर हो जाती है, कविता युगों युगों तक याद रखी जाती है, कविता की कटाई जीवन भर के लिए कर सकते हैं और कविता की रचना करने में कवि को कुछ समय लगता है लेकिन उसका आनंद जीवन भर के लिए चलता है। तो बेसिकली मेन आंसर यही है, इतना। बाकी हमने आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा है, कविता की तारीफ करी है। मेन यही है कि कविता लिखने में कुछ समय लगता है लेकिन उसका आनंद लोग जीवन भर के लिए लेते हैं, वो युगों युगों तक अमर हो जाती है। उसकी कटाई आप कभी भी कर सकते हो। फसल की कटाई करी आपने, फसल तो समाप्त हो गई, लेकिन कविता की कटाई जीवन भर कर सकते हो, मतलब उसका आनंद जीवन भर ले सकते हो। अगला प्रश्न है, कवि ने मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा है? वही वाली बात इसमें कि कवि के मन में ढेर सारे विचार आते हैं लेकिन वो सभी विचारों को नहीं लिखता, वो केवल एक विचार को लिखता है। देखो वही आगे, कवि के मन में कई सारे विचार आते हैं लेकिन वो कुछ विचारों का ही प्रयोग करता है और कविता की रचना करता है। कवि के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक कविता में सभी विचार लिख सके, इसलिए वह अपने कुछ विचारों के द्वारा ही कविता लिखता है। इसीलिए कहा गया है कवि ने मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा है? क्षण का बीज का मतलब मेरे सामने बहुत सारे विचार आए और मैंने बस एक विचार को लिखा और उस विचार को लिखने में मुझे थोड़ा समय लगा लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो वही वाली बात है। तो इसमें कवि के बारे में लिखना है और कविता के बारे में। कल्पना के रसायन को पीना से कवि क्या कहना चाहता है? अब एक बात सुनो, रसायन माने होता है केमिकल। अब जब आप बीज बोते हो ना तो आप खेत में केमिकल का प्रयोग करते हो? हम बिल्कुल करते हैं, हम खाद डालते हैं, कई लोग गोबर वाली खाद भी डालते हैं, कई लोग केमिकल वाली खाद भी डालते हैं। लेकिन कविता के लिए खाद का काम क्या चीज करती है? कविता में आप वो डालोगे क्या केमिकल, गोबर डालोगे? नहीं, कविता के लिए केमिकल का काम करते हैं इमेजिनेशन। कवि की जो इमेजिनेशन है ना, कल्पना, वो कविता के लिए रसायन का काम करती है, केमिकल का काम करती है। जैसे खेत के लिए केमिकल का काम करती है खाद, वैसे ही कविता के लिए केमिकल का काम करते हैं कवि की इमेजिनेशन, कवि की कल्पना शक्ति। ठीक है, अब आप लिख दोगे ना। देखो, जब खेत में बीज, पानी और खाद को डाला जाता है तब फसल होती है, वैसे ही जब कागज के पन्ने पर कल्पना और विचार डाले जाते हैं तब रचना बनती है। तो जैसे खेत के लिए केमिकल का काम पानी हो गया, खाद हो गया, मतलब सभी चीजों ने करा एक प्रकार से, वैसे ही कविता के लिए यह काम कवि के विचारों और कल्पनाओं ने किया। ठीक है, तो आप लिख दो ना, जब खेत में बीज, पानी और खाद को डाला जाता है तब फसल होती है। जब खेत में बीज, पानी और खाद, ये खेत के लिए केमिकल का काम कर रहे एक प्रकार से। जब खेत में बीज, पानी और खाद को डाला जाता है तब फसल होती है। वैसे ही जब कागज में कवि अपनी कल्पना और विचारों को लिखता है तब कविता बनती है। और फिर वही लिख देना, कविता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, उसको लोग युगों युगों तक याद रखते हैं, भूलते नहीं है, उसका आनंद आप कभी भी ले सकते हैं। बस, तो यही है इसके मेन प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।